हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ डेली लाइफ के हम एग्जांपल्स समझ लेते हैं। टेयरिंग ऑफ पेपर। अगर आप एक पेपर को टीयर करते हैं तो वो छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है, लेकिन वो पेपर ही रहता है। ऐसे ही जब आप चॉक स्टिक को ब्रेक करते हैं तो वो चॉक स्टिक छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है, लेकिन चॉक ही रहता है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक। जो चीज चेंज से पहले थी वही चीज चेंज के बाद रही। ऐसे चेंजेस को आप बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में चेंज से पहले और चेंज के बाद कॉम्पोजिशन सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को अगर आप ठीक से प्रिजर्व नहीं करते हैं, समर्स में स्पेशली, और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उस केस में थोड़े टाइम के बाद वो प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लगा कि वो चीज खराब हो गई? उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, एंड यू से कि वो खराब हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। आयरन नेल या आयरन के पैन को अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रखते हैं तो उसमें रस्ट लग जाता है। ग्रेप्स या कोई भी फ्रूट फर्मेंट हो जाता है। फूड, रॉ फूड या कुक्ड फूड भी खराब हो जाता है अगर आप उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं करते हैं। तो आप जिस फॉर्म में खाना खाते हैं, आपकी बॉडी की सेल्स उस फॉर्म में खाने को यूज नहीं कर सकती हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले उसे डाइजेस्ट करता है सो दैट आपकी बॉडी की हर सेल उसको एनर्जी के लिए यूज कर सके। डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करना रेस्पिरेशन होता है। तो ये सब एग्जांपल्स चेंजेस के हैं और उन चेंजेस को आप नाम देते हैं केमिकल चेंजेस। जो भी चीज चेंज से पहले थी उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज चेंज के बाद डिफरेंट हो गई। दोनों के डिफरेंसेस हम जूनियर क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में a new substances form. Physical changes में very little energy in the form of heat or light is absorbed or given out. लेकिन chemical change में a lot of energy in the form of heat, light, sound is absorbed or given out. एक एग्जाम्पल देखिए जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। When a candle burns, then both physical change एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैसे? जब कैंडल मेल्ट हो रही है, वैक्स मेल्ट हो रही है, तो वो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। लेकिन जब वो बर्न हो रही है तो ऑक्सीजन के साथ वैक्स रिएक्ट कर रही है, वो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। अब आप पूछेंगे कि केमिकल चेंज होता क्यों है? केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जो किसी भी केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमिकल चेंज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में जब आप एक पीस ऑफ वुड को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एशेस। मतलब जो सेट ऑफ केमिकल्स चेंज से पहले थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और जो सेट ऑफ केमिकल्स आपको चेंज के बाद मिले वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब एक केमिकल चेंज में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको वाटर मिलता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, बट आपको वाटर मिलता है जो लिक्विड है। ऐसा क्या हुआ कि केमिकल चेंज के बाद हमें नए सेट ऑफ केमिकल्स मिल गए? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन, जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं, एक गैस है जो ऑक्सीजन दूसरी गैस के साथ इंटरैक्ट करती है तो लिक्विड वाटर बनता है।
ये हाइड्रोजन का अगर मैं एटम देखूं, एक एटम, ये दूसरा एटम, और ये ऑक्सीजन का एटम है, इनका अरेंजमेंट केमिकल चेंज में चेंज हो जाता है। मतलब जब कोई भी दो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज होता है उनमें, तो उनके एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। यहां पर देखिए, हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का ही रहेगा, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन का ही रहेगा, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है, जिसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। सो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए कि कोई भी केमिकल चेंज क्यों हो रहा है। नंबर 1, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed from one or more substances. That process is called chemical reaction. किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वन केमिकल इफ आई राइट A, सेकेंड केमिकल आई राइट B, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम एरो से शो कर रहे हैं, और नई चीज जो बन रही है, नए प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, वो है C अल्फाबेट से हमने रिप्रेजेंट किया, और दूसरा बना D। जो केमिकल चेंज से पहले चीज थी उसको आपने एक जनरल नाम दिया, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको जनरल नाम दे दिया रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल चेंज के बाद सब्सटेंसेस बने उसको आपने एक जनरल नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। नाउ अब इसको हमें लिखना कैसे है, डेफिनेशन इसकी कैसे लिखनी है रिएक्टेंट्स की। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स का आप देखिए कैसे लिखेंगे। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। अब किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे। अगर मुझे लिखना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, तो ये तो मैंने लिख दिया इसको वर्ड की फॉर्म में। अगर मैं इसको इसके केमिकल फॉर्मूला से सिंबल से रिप्रेजेंट करती हूं, तो आई विल बी राइटिंग, हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, वाटर इज H2O। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए वर्ड की फॉर्म में, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनता है नया केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। सो हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। पहला वे है वर्ड की फॉर्म में, तो मैंने उसका नाम दे दिया वर्ड इक्वेशन, और दूसरा केमिकल्स की फॉर्म में, उसके फॉर्मूला की फॉर्म में, तो नाम दे दिया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन क्या करेगी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी और उनके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेगी सिंबॉलिकली। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा है PbNO3 और यहां साइड में ब्रैकेट में S। जब यहां पे एरो के ऊपर लिखा है हीट, और क्या बना, प्रोडक्ट्स क्या थे, लेड ऑक्साइड, फिर से मैंने उसका लिखा S, S मतलब सॉलिड स्टेट है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट है। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट मैंने लिखी और प्रोडक्ट्स की भी फिजिकल स्टेट लिखी, और एरो के ऊपर हीट लिखा, मतलब हीट जरूरी है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड
गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, रिएक्ट करा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने रिएक्ट किया, तो क्या मिला CH3OH और वो लिक्विड फॉर्म में है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोजन H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्या बना, C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में। सो मैंने हर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, हर प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट और उस रिएक्शन को होने के लिए कौन सी कंडीशंस मस्ट हैं वो मैंने मेंशन करी जब मैंने किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा। सो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, सो गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G, लिक्विड बाय L, सॉलिड बाय S and aqueous solution by AQ. Writing the conditions in which reaction takes place above the arrow or under the or below the arrow. अब आप अगर किसी भी प्रोडक्ट के साथ ये अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाते हैं, so that means उस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट के साथ एरो लगाते हैं तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में। आई रिपीट, अपवर्ड डायरेक्शन गैस हमेशा ऊपर जाएगी, तो आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एरो से रिप्रेजेंट करना है। और प्रेसिपिटेट वर्ड मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनते हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। अब क्योंकि वो सेटल हो रहे हैं इसलिए आपने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये कभी कभी एग्जाम में दे जस्ट आस्क यू कि कौन सी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो आपने या कभी वो पूछ लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AQ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन एरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्टिंग एरो। सो ये आपको टर्म्स पूरी क्लियर लर्न होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब कोई भी केमिकल जब रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर होती हैं। हमें कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला अगर आयरन के ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो उसको जंग लग जाता है। दैट मीन्स हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमने उसको ये नहीं देखा कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि उसको जंग लग गया, रस्ट लग गई। सो दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं वो देखते हैं एक एग्जांपल से। जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है, सी ये एक मैग्नीशियम रिबन है, बर्नर में आपने इसको टोंग की हेल्प से बर्न किया और यहाँ चाइना डिश में आपको व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक पाउडर फॉर्म में है वो मिलता है। इस एक्टिविटी की रिएक्शन कौन सी होगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड रिबन की फॉर्म में था और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पाउडर की फॉर्म में मिलता है। सो हाउ टू राइट द ऑब्जर्वेशन, नंबर 1, magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. ये white powder कौन है, magnesium oxide. क्यों बना, it is formed due to reaction between magnesium and oxygen, और oxygen कहाँ था, which was present in air. The reaction is exothermic in nature. Why? Because heat is released, so the reaction is exothermic in nature.
क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने दो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, एक तो कलर चेंज हो गया केमिकल रिएक्शन में और दूसरा टेम्परेचर चेंज हो गया। सो चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये दो चीजें हमने ऑब्जर्व करी। जब हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से को क्लीन करते हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई। सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। ऑलरेडी जो अगर ये उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अगर उस रिबन के ऊपर है या कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो वो एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। टू रिमूव दैट लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज एज वेल एज मैग्नीशियम ऑक्साइड आप उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी की। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। वो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आप डालेंगे। जब आप ये सॉल्यूशन डालेंगे तो रिएक्शन होगी, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब ये जो यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन जो आपने लिए थे एज रिएक्टेंट्स दोनों कलरलेस थे, लेकिन जो लेड आयोडाइड बना वो लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाएंगे और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट जो कलरलेस है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं इसलिए आप इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या था, चेंज इन कलर 1 एंड द सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन एंड थर्ड इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कौन सा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में था, लेकिन यहां पर जो प्रेसिपिटेट बने वो सॉलिड फॉर्म में थे। दूसरी एक्टिविटी जो आप केमिस्ट्री लैब में अपने टीचर के साथ करते हैं वो है कि जब आप एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो यहां सरफेस के ऊपर आपको स्मॉल बबल्स नजर आते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है किसी गैस के बबल्स हैं, वो गैस आप यहां इस एंड पे ग्लास ट्यूब के इस एंड पे इसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो आपको वो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। पॉप साउंड के साथ अगर कोई गैस बर्न करती है तो वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेशन है कि वो गैस है हाइड्रोजन गैस। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी है कि गैस इवॉल्व हो रही है इस एक्टिविटी में। फिर आप इस कोनिकल फ्लास्क को बाहर से अपने हाथ से अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो ये वार्म फील होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तभी तो वो कोनिकल फ्लास्क वार्म हो गया। और कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी इस एक्टिविटी में, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हमने टेस्ट कर लिया, जिंक सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में यहां बॉटम में कोनिकल फ्लास्क के बॉटम में सेटल हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन क्या थी, bubbles are formed on the surface of zinc granules due to release of gas. Next है conical flask becomes warm to touch by due to release of heat. So reaction is exothermic reaction. और next observation क्या थी, on testing the gas which is released in the reaction, gas burns with pop sound which is test for hydrogen gas. So इस chemical reaction में क्या involved था, release of gas or evolution of gas, and the second one is change in temperature. क्या क्या आपको इन्वॉल्व हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का आपको मिला, देन चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रिलीज और इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज
प्रेसिपिटेशन हो सकता है। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैब। ये एक्सपेरिमेंट का आपको सेटअप का डायग्राम दिया हुआ है। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो आपने दो ऑब्जर्वेशन बतानी है इस एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज रिलीज ऑफ गैस एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज the reaction is when you just touch conical flask, then you feel it is warm. So reaction is exothermic in or change in temperature is there. अगर मुझे एक केमिकल इक्वेशन गिवन है like zinc H2SO4 react to form zinc sulfate और हाइड्रोजन, तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप बोलेंगे क्योंकि ये एरो के लेफ्ट साइड में है तो आप इसको नाम देंगे रिएक्टेंट्स का। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड में जो आपने लिखा इस एरो के वो है प्रोडक्ट्स। हमें काउंट करने हैं कि रिएक्टेंट्स के कितने एटम्स और प्रोडक्ट्स के कितने एटम्स हैं, तो हमें लर्निंग करना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एटम्स को काउंट कैसे करेंगे। 3 हेडिंग्स लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग नेम ऑफ द एलिमेंट, सेकेंड हेडिंग नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स और थर्ड हेडिंग नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। अब यहां पर देखिए एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं इस केमिकल रिएक्शन में। पहला है जिंक, आई हैव रिटन जिंक। दूसरा है हाइड्रोजन, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। तीसरा है सल्फर, मैंने लिख दिया सल्फर। फिर है ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। अब जो चीज रिएक्ट कर रही है ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट की साइड में भी होगा, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सेम हमारा प्रोडक्ट्स में भी चलेगा। तो जिंक जो है रिएक्टेंट्स में इस साइड में कितने जिंक के एटम है 1। जिंक के साथ कोई नंबर नहीं मेंशन्ड है, इसका मतलब 1 एटम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साइड में यहां नीचे देखो कितना नंबर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2। सल्फर अगेन कुछ नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होने का मतलब 1 एटम है। और ऑक्सीजन में यहां पे साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मेंशन्ड है, तो 4 लिख लिया। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हर एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। अब काउंट करेंगे कि प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं। जिंक देखिए कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 एटम जिंक का प्रोडक्ट साइड में। तो हाइड्रोजन में देखिए कितने हैं यहां पर 2। फिर है सल्फर, सल्फर के कितने हैं 1 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हैं 4। एक और एग्जांपल देखिए सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कितने एटम्स हैं। अब यहां पे सेकेंड इक्वेशन है आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो सेम आपने नोट करना है नेम ऑफ द एलिमेंट आयरन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट्स के साइड में कितने आपके आयरन के एटम है, कुछ नंबर नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स में 1। हाइड्रोजन में कितने हैं 2 नंबर इज रिटन, तो 2 एटम। ऑक्सीजन में कितने हैं कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 एटम हाइड्रोजन का है। प्रोडक्ट साइड में आयरन में आप देखिए कितना नंबर मेंशन्ड है 3। अब हाइड्रोजन को देखिए कितना है प्रोडक्ट साइड में 2, सो हाइड्रोजन इज 2। ऑक्सीजन 4 नंबर इज रिटन, तो ऑक्सीजन है 4। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हम काउंट करते हैं। तो एलिमेंट को लिखेंगे E, रिएक्टेंट्स को R और प्रोडक्ट्स को P। अब कौन से एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, जिंक कितने एटम है 1, प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है 1। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है H, हाइड्रोजन, कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में 2,
प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, सल्फर नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर, रिएक्टेंट साइड में एटम है 1 और प्रोडक्ट साइड में एटम है 1। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में 4। अब यहां पर दोनों साइड में जिंक 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 and 4। इसका मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट के हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट के हैं। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को आप बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये थी अंडरस्टैंडिंग। अब आपको इसको लिखने के लिए कैसे लिखना है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। और क्यों करते हैं हम बैलेंस, क्यों करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, अगर वो अनबैलेंस्ड है, नंबर इक्वल नहीं है, तो हमें उस नंबर को इक्वल करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लर्न करेंगे। लेकिन क्यों बैलेंसिंग की जरूरत है, रीजन उसका ये है, क्लास 9th में यू हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, विच सेज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ जितना मास रिएक्टेंट्स की साइड में है उतना ही मास प्रोडक्ट की साइड में भी होना चाहिए। टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज मस्ट दैट इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अगेन इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। फर्स्ट एलिमेंट है आयरन, मैंने लिख लिया आयरन। रिएक्टेंट साइड में आयरन है 1 और प्रोडक्ट साइड में है 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर देखिए कितना है 2। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 4। अब यहां पर देखो आयरन जो है वो प्रोडक्ट साइड में 3 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो ओवरऑल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इक्वेशन को आप बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो उसके लिए एक टर्म हम और यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये बहुत बारी बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि जरूर पूछते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में कोई एक इक्वेशन देते हैं और उनको बोला जाता है कि आप इसको बैलेंस करिए। सो आपने फिर से देखिए ये एक इक्वेशन का एग्जांपल है, आपने स्टेप्स सीखने हैं कि कैसे आप स्टेप्स में सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। सो नेम ऑफ द एलिमेंट अगेन आयरन, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 3। बैलेंसिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको बैलेंसिंग में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखिए, हर एक रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट्स को अलग अलग उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर आपने जो भी लिखना है इस इक्वेशन को, नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करने के लिए रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, वो आपने सिर्फ इस साइड में लिखना है, यहां पर बॉक्स के बाहर इस साइड में, और कहीं पे भी आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन में लर्निंग के लिए आप ये सोचिए, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करिए। अब ऑक्सीजन यहां पर 4 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 1 है।
तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 4 लिखती हूँ, 4 नंबर इस बॉक्स के बाहर लिखती हूँ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 4। तो ऑक्सीजन कितना, जो जो आप चेंज कर रहे हैं उसको आपने यहाँ नीचे कॉलम में भी चेंज करते जाना है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 4, लेकिन जब आपने यहाँ पे 4 लिखा तो ये मल्टीप्लाई कर गया इस नंबर से भी जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, क्योंकि पूरा फॉर्मूला है H2O। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जहां कितना हो गया 8। तो अब जब आपने ऑक्सीजन को तो बराबर कर लिया, बैलेंस कर लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, इस हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया और प्रोडक्ट साइड में 2 था। अब आपने इस हाइड्रोजन को चेंज करना है। हाइड्रोजन को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पर 4, आई विल बी राइटिंग 4 हियर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ये भी 8 हो गया। अब आती है आयरन को देखने की बारी। आयरन यहाँ प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो मैं आयरन के लिए यहाँ पर 3 नंबर अगर लिखती हूँ तो आयरन भी 3 हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक और प्रैक्टिस के लिए, Mg plus O2 MgO, नेम ऑफ द एलिमेंट Mg, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 1। ऑक्सीजन नेक्स्ट एलिमेंट है, कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में 2 और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1। सो आप बहुत सिंपल है, इसको आपने 2 करना है प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को, तो मुझे ये नंबर सिर्फ यहां पर ऐड कर सकती हूं 2, और कहीं मुझे नंबर नहीं लिखना है। तो इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन साथ ही यहाँ पर Mg भी चेंज हो गया, Mg भी कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में 2। तो अब मुझे Mg को रिएक्टेंट साइड में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 2। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन ले लीजिए स्क्रीनशॉट और प्रैक्टिस करिए, आंसर्स को टैली कीजिए। क्लास 9th में आपने स्टडी किया था वैलेंसीज को और हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। उस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे सो दैट आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को खुद से लिख सकें। ये रिकॉल कर लेते हैं, इस टेबल में आपने एलिमेंट्स की वैलेंसीज को रिवाइज करना है और हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको उसका सिंबल मालूम होना चाहिए और उसकी वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम इज Al एंड ऑक्सीजन इज O। अब वैलेंसी देखते हैं, 3+ और 2- क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला आता है Al2O3। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH, वैलेंसी ऑफ Ca इज 2+ एंड हाइड्रोक्साइड वैलेंसी इज -1, और क्रिस क्रॉस करने के बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा CaOH ट्वाइस। तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करेंगे सो दैट आप आगे इस कंसेप्ट को यूज कर सके। कहां पर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं सीबीएसई एग्जाम में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब वर्ड इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब आपको इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो आप वो सब स्टेप्स यूज करेंगे। कैसे? हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। सो आपके पास ये केमिकल इक्वेशन आ गई। अब आप इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, Zn जिंक, सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं AgNO3,
gives zinc nitrate ZnNO3 twice plus Ag silver. सो जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। एक और देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड फॉर्मूला इज CuCl2 and aluminium chloride formula is AlCl3 plus copper. Types of chemical reactions and first type is combination reaction. अब combination reaction नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कोई चीज कंबाइन कर रही है। यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए A is combining with B, क्या बन रहा है AB, और यहाँ पर A combining with B combining with C क्या बन रहा है ABC। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को आपने नाम दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form one product. प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। यहां पर देखो कौन सी टाइप है, Mg+O2, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइप कौन सी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कार्बन, तो कार्बन और बर्निंग वर्ड कहीं पे भी आए तो मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स दो हैं लेकिन प्रोडक्ट एक है। एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कौन से हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही प्रोडक्ट है, तो केमिकल रिएक्शन का टाइप कौन सा हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है दोनों का, वो जरूरी है लर्न करना। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलते हैं। सो ये लर्न करना मस्ट है। क्विक लाइम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लेट लाइम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको हम एक और एक्टिविटी से देखिए करते हैं। जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को वाटर में रिएक्ट किया तो बीकर को आप बाहर से टच करते हुए ये एक्टिविटी शो कर रही है। जब आप बीकर को बाहर से टच करते हैं तो बीकर, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में ध्यान से देखो हीट इवॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर जो बीकर है वो फील करने में वार्म रहेगा। सो अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें इस एक्टिविटी की, कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एंड नेक्स्ट विल बी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर विल बी देयर। तो अभी क्या लर्निंग की जरूरत है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला एंड कॉमन नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला एंड कॉमन नेम, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला एंड उसका कॉमन नेम लाइमस्टोन। ये लर्न रखना इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यूज है कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज होता है, मतलब सीमेंट बनाने में यूज हो रहा है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम के सॉल्यूशन को आप यूज करते हैं वॉल्स को व्हाइट वॉश करने में। सो इन दो यूजेस को लेकर आपसे इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। ऐसे ही नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग पर्पस, तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और एग्जामिनर वही पॉइंट से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं।
तो इसलिए जरूरी है कि इन छोटी चीजों को आप हमेशा लर्न करेंगे। तो ये इनका कॉमन नेम और फॉर्मूला लर्न रखना है। अब नेक्स्ट टर्न आती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है रिएक्शन की डीकॉम्पोजिशन। डी इज ब्रेकिंग, कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज से उसको बनावट है उसको तोड़ देना। सो यहां पर एक रिएक्टेंट ए बी एक रिएक्टेंट है, अगर मैं इसको डीकम्पोज करूंगी, तोड़ूंगी, तो क्या बनेगा ए और बी, सिंपल। अब इसका मतलब रिएक्टेंट्स टूट रहा है और प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो एक ही रहेगा जिसने टूटना है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बनेगी। सो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड decomposes to form two or more compounds or elements. ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो कोई भी रिएक्शन को आप देख के बता सकते हैं उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देख के कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन रहे हैं दो, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, आयरन हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड और वाटर। रिएक्टेंट कितने हैं? एक, और प्रोडक्ट्स कितने हैं? दो। रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि समझना कि किसी भी रिएक्टेंट को डीकम्पोज करने के लिए आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। वो एनर्जी हो सकता है आप हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करें, वो एनर्जी हो सकता है आप उसको इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में प्रोवाइड करें, या हो सकता है वो एनर्जी आप उसको सनलाइट की फॉर्म में प्रोवाइड करें। सो फर्स्ट टाइप इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। अगर आप किसी रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं और हीट करके डीकम्पोज कर रहे हैं, तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे पता चल रहा है? एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं? एक से ज्यादा, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर एरो के ऊपर हीट इज रिटन। हीट का एक और सिंबल भी होता है जिसको आप ऐसे सिंबल की फॉर्म में बताते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में बनाते हैं। तो ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एक्टिविटी को कैसे करते हैं हम लैब में? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो आप एक बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे और उसको आप हीट करेंगे यहां बर्नर के ऊपर। जब आप उसको हीट करते हैं तो आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल हैं जो इस बॉइलिंग ट्यूब के यहां पर आपको रिएक्शन के बाद मिलेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं जो यहां से इस एंड से रिलीज हो जाएंगी। एक पंजेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर सल्फर की आपको फील होगी इस थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। सो ये एक्टिविटी, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ग्रीन कलर ऑफ ferrous sulfate has changed to brown color, और brown color क्यों हुआ? Because of ferric oxide. Second observation is characteristic smell due to burning sulfur. एक एग्जाम्पल और देखिए जो एनसीईआरटी में है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का, वो है लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट एक वाइट कलर का सॉलिड है, उसको जब आप हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड। वो रेड, येलो या ऑरेंज किसी भी कलर के आपको सॉलिड इस फॉर्म में मिलेगा इस रिएक्शन के बाद। प्लस आपको मिलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स। तो अब अगर एज एग्जामिनर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है, बनाना है क्वेश्चन इस एक्टिविटी से, तो मैं बोलूंगी कि
कौन सी रिएक्शन में, टाइप ऑफ रिएक्शन में ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं जब मैं किसी वाइट सॉलिड को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करती हूं। सो आपको इस एक्टिविटी की रिएक्शन पता होगी। किस चीज के फ्यूम्स है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं। कौन सी रिएक्शन है? लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, और हीट करने से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ये आपको रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी, एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन जरूर आनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर उन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन फ्रेम करता है तो आपको पता होगा कि आपने आंसर कौन सा लिखना। इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशंस आप क्या लिखेंगे? रिलीज ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ऑब्वियसली ये ब्राउन फ्यूम्स हैं, और किस चीज के हैं ये फ्यूम्स? NO2 के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ड्यू टू हीट decomposition is taking place, so the reaction is example of thermal decomposition. नेक्स्ट टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन है जो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप पास करते हैं किसी भी कंपाउंड से और वो डिकम्पोज हो रहा है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। सो वाटर, when you are passing electric current, it decomposes to form hydrogen and oxygen. How to define electrolytic decomposition? Reaction in which compound decomposes into simpler compound because of passing of electric current. दूसरा नाम उसका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक्टिविटी से समझते हैं। ये एक प्लास्टिक का मग है, इसके बेस में आपने दो साइड पे होल ड्रिल कर लेने हैं और दोनों में रबर स्टॉपर लगाना है, और साथ में उन स्टॉपर्स में आपने ग्रेफाइट रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाकर लगा देना है। अब आपने इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। एक बन जाएगा कैथोड और एक बन जाएगा एनोड। इस मग में वाटर फिल करना है। जब आप वाटर फिल इतना फिल करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये उसमें इमर्स हो जाए, डूब जाए, प्लस आपने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है। फिर आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और दोनों को वाटर से फिल करके दोनों को एक एक इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा इमर्स कर देना। स्विच को ऑन करना है बैटरी के और इलेक्ट्रिक करंट को इस सेटअप से, अपरेटस से पास होने देना है। क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आपको दोनों टेस्ट ट्यूब के यहां पे ऊपर के एंड्स में किसी गैस के बबल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है वो है आपका कैथोड, और दूसरा एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो है आपका एनोड। जब वाटर ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन से एंड पे कलेक्ट होगा? कैथोड के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन से एंड पे कलेक्ट होगा? एनोड के ऊपर। सो इसका मतलब ये जो कैथोड है इसके ऊपर क्या कलेक्ट हो रहा है? हाइड्रोजन, और ये जो एनोड है इसके ऊपर क्या कलेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में कलेक्ट होगी, मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा किससे? ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। वो क्यों? रीजन उसका ये है H2O में किस रेशियो में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? 2:1 की रेशियो में। सो जब डिकम्पोज होंगे तो तब भी तो 2:1 की रेशियो में आपको गैस मिलेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जब आपको गैस कलेक्ट कर लिया आपने कैथोड और एनोड में, दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस फिल हो गई। अब आपने टेस्ट करना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है।
तो आप टेस्ट ट्यूब को उसके पास आप उसके ऊपर थंब लगा के उसके माउथ को बंद करेंगे और उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। अगर बर्निंग कैंडल बहुत तेजी से बर्न करने लगती है तो वो उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को। सो ये टेस्ट है कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन। लेकिन अगर वो गैस, जैसे ही आप बर्निंग कैंडल पास लेके आते हैं और गैस एक पॉप साउंड के साथ खुद गैस बर्न करने लग जाती है, तो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। सो आपने क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंफर्मेटरी टेस्ट ऑल्सो। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की ऑब्जर्वेशंस आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इज formation of bubbles at both the electrodes, and these bubbles or gases displace water in the test tube. Second observation, volume of gas collected at cathode is in twice the volume of gas which is collected at anode. Third observation, on testing these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes, क्या होता है? Oxygen makes a burning candle burn brighter, whereas hydrogen burns with a popping sound. Electrolysis of water बहुत important topic है, तो कुछ practice question देखो। First question, in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? So answer will be because water contains hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. Next question देखिए, electrolysis of water is a decomposition reaction. Mass ratio MH is to M oxygen MO of hydrogen and ऑक्सीजन गैसेस, यहां पे उन्होंने मास रेशो मेंशन किया है। लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज व्हाट? सो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का 1 एटम का मास कितना होता है और ऑक्सीजन का 1 एटम का मास कितना होता है। सो ऑप्शंस जब आप देखेंगे, ए 8:1 नो, बी 2:1 नो, सी नो। आंसर इज डी, mass ratio will be hydrogen or oxygen. So answer is 1:8. Next question देखो, name the gas collected over cathode in electrolysis of water. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है? सो कैथोड पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज गैस कलेक्टेड ओवर एनोड, आंसर विल बी ऑक्सीजन। सो ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर पाएंगे जब आप एक्टिविटीज को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड जो है वो लाइट से, फोटोन से लिया हुआ है। सो अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की एनर्जी को यूज करके होती है, लाइट हियर इज सनलाइट, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को आप बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। सो कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एक एक्टिविटी से और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड लीजिए। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है, सॉलिड क्रिस्टल। आप उसको सनलाइट में रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए। जब आप उसको सनलाइट में थोड़े टाइम के बाद आप उसको चेक करिए, कलर चेंज हो जाता है। और किसमें चेंज हो जाता है? ग्रे कलर में। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया, और सिल्वर जो मेटल है वो ग्रेइश कलर की होती है। ये डिकम्पोजिशन हुआ सनलाइट की वजह से या फोटोन्स की वजह से, तो आपने इसको नाम दे दिया फोटोलिसिस। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का कंपाउंड होता है। अगर आप उसको भी सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में, जो कि सिल्वर अगेन ग्रे कलर का हो गया, आप डिकम्पोज आपको
मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शन यूज होती हैं। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, फॉर राइटिंग ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जल्दी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन की समरी देख लेते हैं। 3 टाइप्स की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। और तीनों के डेफिनेशन क्या होती है वो आपने लिखना है, और डिफरेंसेस में आप तीनों का एक एक एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन का 1 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एंड 1 एग्जाम्पल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को। सो इस फॉर्म में आप टेबल की फॉर्म में, डिफरेंसेस की फॉर्म में, एक सिंगल शीट पर भी आप पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लर्न कर सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। See this general equation A plus BC। यहां पर एक एलिमेंट A है और एक कंपाउंड है BC। अब A जो है वो B को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा C के साथ। तो रिएक्टेंट ने जब दूसरे को रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट क्या बना? जब A ने B को रिप्लेस किया तो क्या बना? AC और B अलग से हो गया। इसका मतलब A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इसलिए इस रिएक्शन को आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो कैसे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि A ने B को रिप्लेस कर दिया? तो A में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी कि उसने B को बोला तुम यहां से जाओ, मैं आता हूं। A B से ज्यादा रिएक्टिव है और इसलिए उसने B को रिप्लेस कर दिया। एग्जाम्पल देखो, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, तो जिंक is more reactive than copper. So zinc will be replacing copper and will form zinc sulfate. So zinc will react with sulfate to form zinc sulfate and copper will be left alone. तो कॉपर अकेला रह गया, क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, लेड, कॉपर क्लोराइड। अब लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो कंपाउंड बना लेड क्लोराइड और कॉपर इज अलोन नाउ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक और एक्टिविटी और एग्जाम्पल से समझते हैं, बट बिफोर इट इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from a compound. That type of reaction is known as displacement reaction. Or the other name for displacement reaction is substitution, replacement or single displacement. So why single displacement? Because one element has displaced another element. One single element. So आप इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रॉपरली समझने के बाद आपको एक छोटा सा टेबल लर्न करना होगा। इस टेबल को आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने बोला रिएक्टिविटी सीरीज को आपने लर्न करना है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो उसके लिए जो आपको सीरीज लर्न करनी है वो उसको बोलते हैं आप रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे देखिए, जिंक ने डिस्प्लेस किया था कॉपर को। इस टेबल में जिंक की पोजीशन देखिए कहां है, ये रहा जिंक, और कॉपर की पोजीशन कहां है, ये रहा कॉपर। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक, ऑब्वियसली। तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। अब दूसरी रिएक्शन में देखा हमने कि लेड ने डिस्प्लेस किया कॉपर को। अब इस टेबल में देखिए लेड कहां पर है, ये रहा लेड, और कॉपर ये रहा।
तो लेड रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये मस्ट है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करें। इसको हम एक और एक्टिविटी से समझते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। अब देखो क्या है एक्टिविटी। एनसीईआरटी की एक्टिविटी में आप 3 आयरन के नेल्स ले लीजिए और तीनों आयरन के नेल्स को आप सैंड पेपर से उसके सरफेस को एकदम क्लीन कर लीजिए। अब 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में आप दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब का नाम रखिए ए एंड सेकेंड इज बी। नाउ 3 नेल्स लिए थे, उनमें से 2 नेल्स को टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट जिसमें आपने डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप डिप कर दीजिए। थ्रेड की हेल्प से आपने बी टेस्ट ट्यूब में दोनों आयरन नेल्स को डिप कर दिए और ए टेस्ट ट्यूब में एज इट इज ही उसको रखा, कुछ नहीं किया, और एक आयरन नेल को उसको एज इट इज बाहर रखा, कुछ नहीं किया। अब 20 मिनट्स तक आपने इस एपरेटस को, इस सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करना है। 20 मिनट के बाद आप इन नेल्स को, दोनों नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल दीजिए और कलर नोट कीजिए बी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब आप कलर नोट करते हैं तो फेड हुआ नजर आता है, कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है और आयरन जो आप आयरन का नेल जो आप बाहर निकालते हैं वो ब्राउनिश कलर का उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अकेला रह जाएगा। कॉपर सल्फेट का ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो गया। क्यों फेड हो गया? क्योंकि उसमें से कॉपर जो है वो निकल गया, कॉपर कम हो गया। कॉपर कम हुआ तो कहां गया? कॉपर कम हुआ तो इस नेल के ऊपर जो आपने नेल डिप किया था उसके सरफेस पे कोटिंग आ गई। जब सरफेस पे कोटिंग आ गई तो इसका मतलब उसका कलर क्या हो गया? उस नेल का कलर ब्राउन। ये कलर शाइनी है, ये कलर जिसे रस्ट लग जाता है ब्राउन टाइप है। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? ये एक्टिविटी ये शो करती है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में? व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स? आप कैसे आंसर करेंगे? आप ये रिएक्शन नोट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक्टिविटी को और रीजन क्या है? आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिप्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपसे पूछेंगे कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर या आयरन? आंसर विल बी आयरन ऑब्वियसली। क्यों आयरन? बिकॉज आयरन ने रिप्लेस करा कॉपर को। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है। सो फॉर लर्निंग पर्पस फॉर एग्जामिनेशन इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सी, ये जनरल इक्वेशन है, रिएक्टेंट ए बी एंड रिएक्टेंट सी डी आपस में आयन्स एक्सचेंज कर लेंगे। ए किसके साथ कंबाइन करेगा? सी के साथ, और बी कंबाइन करेगा डी के साथ, और प्रोडक्ट्स बनेंगे ए सी और बी डी। तो आयन्स दो रिएक्टेंट्स ने एक्सचेंज किए, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लीजिए सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो आपको बेरियम सल्फेट, बेरियम ने कंपाउंड बना लिया सल्फेट के साथ और सोडियम ने कंपाउंड बना लिया
क्लोरीन के साथ। तो आयंस का एक्सचेंज हो गया, दो टाइप्स के आयंस का एक्सचेंज हुआ नए प्रोडक्ट्स बनने के लिए। अब जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में, जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहेगा। सो द वाइट प्रेसिपिटेट, यहां पर आपको बेरियम, जो जब आप मिक्स करेंगे तो आपको बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट नजर आएंगे, उस टेस्ट ट्यूब में सेटल होंगे। तो अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? रिएक्शन इन विच ions are exchanged between two reactants forming new compounds. That type of reaction is known as double displacement reaction. So double displacement reaction की इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशंस कौन सी है? फर्स्ट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड दोनों कलरलेस थे। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज मिक्सिंग ऑफ बोथ द सॉल्यूशन gives white color precipitate due to the formation of barium sulfate. Exchange of ion takes place in this reaction और आपने इसको नाम दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट कौन से थे? बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। सो ऑब्जर्वेशंस, जो जो एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्व किया है वो आप ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में नोट करें। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला, इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसको आपने नाम दिया प्रेसिपिटेट का। सो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स known as precipitate। और आप इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिएक्शन इन विच precipitate is formed by mixing of aqueous solution of two salts। तो दो टाइप ऑफ सॉल्ट्स को, उनके एक्वस सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करते हैं तो यू गेट इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसको आप नाम बोलते हैं प्रेसिपिटेट का। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, 4 ऑप्शंस आर गिवन। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। प्रेसिपिटेट कौन से बने थे? कॉपर सल्फाइड के, और साथ में बना सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो आप किस चीज का ये एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नो। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन? नो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आंसर इज यस। आपको आंसर का रीजन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो डेफिनेशन इज आस्क्ड, वन केमिकल इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। So तीनों टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। Here, यहां पर क्या है? हीट है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है और यहां पे सनलाइट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही थी। सो हाउ विल यू राइट? बिकॉज energy in the form of heat is released. So this is an example of exothermic reaction. जब आप टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। Why are decomposition reaction called opposite of composition reactions? First part. So आपने एग्जाम्पल के साथ आंसर मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, राइट वन केमिकल इक्वेशन
each for these two types of reaction, mentioning the name of the reactants and the products involved in the reaction. दोनों का एक एक एग्जाम्पल और रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम. सो एग्जाम्पल देखिए, कॉम्बिनेशन में आपने अगर Mg और ऑक्सीजन, सो Mg इज मैग्नीशियम, O2 इज ऑक्सीजन और MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो नाम क्या है उसका केमिकल नेम भी लिखना है और इक्वेशन भी मेंशन करनी है. डिकम्पोजिशन में देखिए, अगर एग्जाम्पल आप लिखते हैं लेड नाइट्रेट, तो यहां पर आप मेंशन करेंगे लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है. सो आपने फुल मार्क्स लेने के लिए क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है. अब दो टर्म्स का मीनिंग हम समझते हैं. फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इनको हम डिटेल में स्टडी करने लगे हैं, पर मीनिंग पहले समझ लेते हैं. एक्सो इज एग्जिट, थर्मिक इज हीट. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आप उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. एंडो, इनसाइड, थर्मिक, हीट एनर्जी. अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए आपको एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो आप उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो डिफाइन कैसे करेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4. मीथेन को बोलते हैं नेचुरल गैस. ये इंपॉर्टेंट है, लर्न रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन. बर्निंग मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन. CH4 इज नेचुरल गैस. जब ये बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर प्रोडक्ट की साइड में एनर्जी आप लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसका मतलब प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी भी बन रही है, तो आप उस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एग्जांपल देखो, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, जैसे हमने पहले बोला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन लिविंग बीइंग्स. अब C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी इज रिलीज्ड. सो किसका एग्जांपल है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल, decomposition of vegetable matter into compost is also example of exothermic. जो आपका वेजिटेबल वेस्ट होता है, जब डिकम्पोज हो रहा है, उस पर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को आप बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब अगर ध्यान से आप सोचेंगे, आप इसके एग्जाम्पल्स खुद से बता सकते हैं. वी हैव स्टडीड कौन सी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमको देनी पड़ रही है. फर्स्ट आप सोचो थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वाज फोटोलिसिस, थर्ड वाज इलेक्ट्रोलिसिस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना है अच्छे से. इसको समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी में क्या है? एक ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए और उसमें आप एक उसके ऊपर चाइना डिश रखिए जिसमें आपने कॉपर पाउडर लिया है. कॉपर पाउडर का कलर आपको कौन सा नजर आ रहा है? ब्राउन कलर का. उसको हीट करना शुरू करेंगे. जब आप उसको हीट करेंगे, इसका मतलब कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सरफेस है कॉपर पाउडर का, वो जो पहले ब्राउन था वो अब ब्लैक कलर का हो जाता है. क्या हुआ? क्यों ब्लैक हुआ? क्योंकि जब आपने उस कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट किया, तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है. तो इसका मतलब कॉपर में एडिशन हो गया किसका? ऑक्सीजन का. इसको आप बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर,
तो आपने रिएक्शन लिखनी है और रीजन बताना है। अब इसी एक्टिविटी को आप कंटिन्यू करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जो कॉपर ऑक्साइड बना उसके ऊपर आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। अब जब आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो रिवर्स होके फिर से ब्राउन हो जाती है। तो इसका मतलब आपने रिएक्शन क्या लिखा, कॉपर ऑक्साइड को जब आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और हीट किया तो कॉपर बन गया और वाटर बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और आपको वापस कॉपर मिल गया। और कॉपर कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का। तो क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं क्या कि कॉपर ऑक्साइड से व्हेन यू पास हाइड्रोजन तब क्या हुआ, कलर क्या हुआ और रिएक्शन क्या हुई। अब जब किसी चीज में हमने एडिशन किया था ऑक्सीजन का तो हमने बोला था ऑक्सीडेशन। अगर मैं उस ऑक्सीजन को रिमूव करती हूं तो मैं उसको नाम बोल देती हूं रिडक्शन। रिमूवल आर रिडक्शन, किसका, ऑक्सीजन का। सो रिमूवल ऑफ oxygen is known as reduction. So copper oxide is losing oxygen, या मैं उसको बोलती हूँ is being reduced. जब आपने addition of oxygen किया तो आपने नाम दिया oxidation, और जब आपने removal of oxygen किया तो आपने नाम दिया reduction. अब एक और टर्म आती है जो है redox reaction. redox, री किससे लिया हुआ है, रिडक्शन से, और ऑक्स इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से। अगर किसी रिएक्शन में, यहां देखिए इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठा हो रहा है, तो आपने उस केमिकल रिएक्शन को बोल दिया redox reaction. So such reactions are known as oxidation reduction reaction और redox reaction. तो अभी तक हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर बना और वाटर बना। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, लूज कर दिया ऑक्सीजन को और वहां पर उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंपोनेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, जिंक ऑक्साइड को जब आपने कार्बन से रिएक्ट किया तो बनेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें हुआ, कार्बन में। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन किसका हुआ, ZnO का। क्यों, क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। एक और एग्जांपल देखिए, MnO2 HCl से जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा MnCl2 H2O Cl2। अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये आपने आंसर देखिए, इसको गेस करिए और बताइए। सो फर्स्ट का आई हैव टोल्ड यू, सेकेंड का आप गेस करके चेक करिए। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 और MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हैं। इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठे होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज करते हैं उनको आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को, उनको आप बोलते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सो आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए कैसे लिखेंगे,
Oxidizing agents are the substances which oxidize other and get reduced. और for reducing agent आप कैसे लिखेंगे? The substances which reduce others and get oxidized. So oxidizing agent को इन reactions में और reducing agents को इन reactions में एक बारी प्रैक्टिस के लिए समझते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कर कौन रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन हुआ? हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। कौन कर रहा है? ZnO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। तो इसका मतलब यहां पर ZnO क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन कौन कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है कार्बन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? कार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का। कौन कर रहा है? MnO2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ MnO2। रिडक्शन कौन कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है HCl। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? HCl। हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कहां देख सकते हैं? उसका सबसे इजी और सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को समझने के लिए अगर आप ये सोचिए कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको जंग लग रहा है तो आप बोलते हैं रस्टिंग हो रही है। अब रस्टिंग क्यों और क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। सो रस्टिंग में क्या हो रहा है? मेटल का सरफेस के ऊपर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, एसिड्स हैं, गैसेस हैं, उनके साथ मेटल रिएक्ट करती है और अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाती है जिसको आप बोलते हैं कोरोजन। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कोरोजन। जो लेयर बनी उसको आपने बोला रस्टिंग। तो आयरन के केस में आपने उसको रस्ट बोल दिया। रस्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किस टाइप की रिएक्शन है? एग्जाम्पल किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब आती है टर्न, अगर मुझे आयरन के ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करना है रस्टिंग के लिए, सिंपल वे है क्या कि मैं उसके सरफेस को किसी एक ऐसी चीज से कोट कर दूं, कवर कर दूं कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ही ना एटमॉस्फेयर के। कैसे कर सकती हूं? फर्स्ट तरीका है मैं उसको पेंट कर दूं। पेंटिंग से मैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड कर सकती हूँ, या अगर मैं उसको ग्रीजिंग या ऑयलिंग से भी उसके ऊपर एक लेयर बना सकती हूँ सो दैट वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। थर्ड वे इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन या आयरन के ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो बेसिकली आपने उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में? एयर के, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से अवॉइड किया। कौन सी मेटल्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में जिनमें हम इजीली कोरोजन देख सकते हैं? कॉपर। कॉपर की चीजों का बहुत जल्दी आप देखते हैं उसके सरफेस के ऊपर अनवांटेड सब्सटेंसेस की कोटिंग सी आ जाती है। तो वो क्या होता है? कॉपर अपना लस्टर, मतलब उसकी चमक कुछ टाइम के बाद लूज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है उसके साथ वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कहां से वर्ड आया? CuOH ट्वाइस से, और कार्बोनेट CO3 से। तो क्या कंपाउंड बना? कौन सा कोटिंग हुआ? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग की वजह से जो कॉपर है अपना लस्टर लूज कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लर्निंग के लिए, फॉर एग्जामिनेशन। पूछ सकते हैं कि कॉपर के ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है व्हेन यू आर एक्सपोजिंग इट टू एयर।
और कौन कौन सी चीज का हम करोजन देख सकते हैं? सिल्वर मेटल का। अब सिल्वर मेटल का करोजन क्यों हुआ? जब सिल्वर क्या होता है, कोई भी ज्वेलरी हो, कोई भी उसकी आइटम हो, कुछ टाइम के बाद डल पड़ जाती है, अपनी शाइन लूज कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है? सिल्वर सल्फाइड की। तो आपने लर्न रखना है, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग हुई? आयरन ऑक्साइड की। कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, और सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की। और कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन, रस्ट का रेडिश ब्राउन। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग, किसकी है वो ग्रीन कोटिंग? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी आती है? सिल्वर सल्फाइड की। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना इंपॉर्टेंट है इन कंपाउंड्स के नाम। रेंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम जब एक चिप्स का पैकेट मार्केट से खरीद के लाते हैं, पोटैटो चिप्स का, तो उस पोटैटो चिप्स में चिप्स तो बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उसमें इतना सारा हम बोलते हैं एयर फिल्ड है। वो क्या होता है और क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसको हम देखिए समझते हैं। चिप्स क्या थे? चिप्स को फ्राई किया हुआ था, ऑयल था उसमें, कंटेंट था, फैट कंटेंट था। अगर हम उसको प्रिजर्व ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद उसमें बैड स्मेल या टेस्ट आ जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया, रेंसिडिटी हो गई। सो द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस। क्यों चेंज हो गए? जब आपने उसको कांटेक्ट में आने दिया, एयर के कांटेक्ट में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। सो बैड स्मेल और एक स्टेल टेस्ट आता है आपको, और उस प्रोसेस को आप बोलते हैं रेंसिडिटी, या टेस्ट को बोलेंगे रेंसिड टेस्ट। अब क्यों हुआ? क्योंकि उस फूड मटेरियल में क्या था? फैट और ऑयल था, और एयर के एक्सपोजर से ऑक्सीडाइज हो गया। So what is the reason of rancidity? The reason of rancidity is oxidation of fat and oil which is present in food material. Now कौन-कौन से मेथड से हम उसको प्रिवेंट करेंगे? Obviously हमें उसको प्रिजर्व करना है, उसको अवॉइड करना है। किससे अवॉइड करना है? कि उसका एक्सपोजर ना हो, एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। तो कैसे कर सकते हैं? या तो मैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन से हो रहा है रेंसिडिटी, तो मैं उसमें ऐसे केमिकल्स डाल दूंगी जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो, और ऐसे केमिकल्स को आप बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और क्या कर सकते हैं? वैक्यूम पैकिंग ऐसे करेंगे कि उसमें से, उस पैकेट में से एयर बिल्कुल निकाल देंगे। सो आपने उसमें एयर के कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया तो रेंसिडिटी नहीं होगी। थर्ड तरीका क्या हो सकता है? कि मैं एयर को रिप्लेस कर दूं, किससे? नाइट्रोजन से। सो एयर को आपने हटा दिया, नाइट्रोजन से फैट रिएक्ट करेगा नहीं, तो आपने उसको रेंसिड होने से बचाया। और या फिर मैं फूड स्टफ को रेफ्रिजरेट करूं, ऐसे टेम्परेचर पे प्रिजर्व करूं कि वो रिएक्ट ही ना करे ऑक्सीजन के साथ। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड? डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई does the taste get rancid or bad when the food item having fat or oil is exposed to air? And third question can be, what are the methods to prevent rancidity? So आप जब आप पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियरली, आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इवन देन इन केस आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है इस चैप्टर का, आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब चैप्टर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए। आई एम श्योर आप सब क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. So copper powder heated means reaction with oxygen. What change takes place on heating? मतलब क्या बनेगा? Copper oxide. फिर when hydrogen gas is passed over this heated substance, hydrogen gas is passed over copper oxide. A visible change is
seeing in it. Give the chemical equation for reactions. So दोनों reactions आपने नोट करनी है. Color of the product formed in each case. So आपने first case में कौन सा color बना? How will you write? When copper powder is heated in china dish, reddish brown surface of copper powder becomes coated with black substance which is copper oxide. और next part में when hydrogen gas is passed over copper oxide, black coating on the surface turns reddish brown due to the formation of copper. So आपने पूरी equations note down करने के बाद प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. अब आपने रिकॉल करना है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी. अब क्या बोला उसने, आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में आप यूज करते हैं. व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मींस रिएक्शन विद वाटर. क्या मिला, कंपाउंड बी. कौन सा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई ए एंड बी. सो आपका आंसर हो गया ए इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड पार्ट देखिए, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ A with water. So आपने सेकेंड पार्ट का आंसर भी लिख दिया. थर्ड देखिए, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड. अब ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. यू नो द रीजन क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. और उसी टाइप की रिएक्शन की आपने मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो एग्जांपल्स आपने और नोट करने हैं. सो एनी टू एग्जांपल्स यू जस्ट कैन राइट फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं जब आप चैप्टर को थॉरली स्टडी करते हैं और समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अब टाइप सिर्फ टाइप पूछा हुआ है, इजी है, सिर्फ टाइप पूछा हुआ है. ये कौन सी टाइप है, दो रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड देखिए, यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. सो कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और अगर आप इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी मेंशन करते हैं तो भी आंसर करेक्ट है. क्यों, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आप ऑब्जर्व करते हैं. एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. सो क्या था, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड. अब क्वेश्चन समझते हैं. आप इस इक्वेशन को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं. लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. अब देखते हैं कौन से पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड. तो जो प्रेसिपिटेट बना उसका नाम आपने मेंशन करना है और उसका कलर. सो लेड नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड. येलो प्रेसिपिटेट ऑफ, यहां पे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिले और किसके मिले, लेड आयोडाइड के, कलर इज येलो, along with formation of potassium nitrate. सेकेंड पार्ट देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. सो आपने इक्वेशन आप पहले से ही नोट कर चुके थे, आपने उसकी अब बैलेंसिंग करनी है. नेक्स्ट देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. क्योंकि यहां पर लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन in which one of the product is insoluble substance or precipitate, and this is also an example of double displacement reaction because ions are being exchanged. So मैं again यही बोलूंगी कि आप जब चैप्टर को डीपली समझते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं. So good luck for your understanding and for your examination.